दूध जहर है कि अमृत है, और बहुत ज्यादा विरोधाभास है इसमें, और हर एक अपने अपने हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करता है। आपने देखा है कि हमारे देश में राजनीति में जो है ना, दो शब्द ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मिसयूज होते हैं। कौन से हैं वो? मिसयूज मतलब उनके बहाने ही सब कुछ जो है ना किया जाता है। जानते हैं आप कौन से हैं वो? लोकतंत्र और सेकुलर। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें हमारे देश में अगर ये दो शब्द निकाल दो तो शायद राजनीति ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे हेल्थ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कोई भी कंसीडर, कोई सरकार, कोई पार्टी इसको जो है ना कभी भी एड्रेस नहीं करती कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं सोचती कि यहां पर जरूरत है हेल्थ के लिए कुछ करने की। यानी कि बहुत बहुत मतलब नीचे के स्तर पे आता है सरकार के मुद्दों में अगर देखें तो हेल्थ। क्योंकि हर सरकार के लिए, कोई भी पार्टी हो बेशक, देखो राजनीति जो होती है ना, सारी पार्टियों में कोई फर्क नहीं होता, सारी बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आप अगर किसी को वोट ये सोच के देते हैं कि ये बेटर है, ये तो भूल जाओ आप, हैं सारे एक जैसे। कोई आपके घर में कोई अनाज की बोरी नहीं डालने वाला, कोई 2 किलो दूध नहीं देने वाला। गरीब के घर में तो जरूर जाएगा। क्यों? गरीब क्या करता है? उनको वोट देता है। और जो मिडिल क्लास है वो ज्यादातर क्या करती है? वोट नहीं देती है। हाई क्लास जो सरकारें होती है ना किसी भी देश में, देखो दो लोगों के लिए सबसे ज्यादा करती हैं। कौन से के लिए? या तो बहुत अमीर है या बहुत गरीब। मिडिल क्लास के लिए कौन करता है? खुद करना पड़ता है। तो हेल्थ किसका इशू है भाई? गरीब को हेल्थ से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि उसके पास साधन ही नहीं है। पेट भर जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और अमीर है वो अपना जुगाड़ कर ही लेता है। तो दिक्कत किसको? मिडिल क्लास को, है कि नहीं है? तो उसी तरीके से हेल्थ के फील्ड में, जैसे वहां पर डेमोक्रेसी और सेकुलर दो शब्दों से सारी जो है ना पार्टियां अपनी सारी कमियों को ढक देती हैं, उसी तरीके से हेल्थ के फील्ड में बहुत सारे कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करूंगा जो नहीं करने चाहिए, पर समझाने के लिए करने जरूरी हैं। तो एक जो है हेल्थ के फील्ड में बहुत सारी पैथियां जो हैं, ठीक है ना, उनमें एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिफिक। कौन सा शब्द है? साइंटिफिक। जो वहां पर सेकुलर और डेमोक्रेसी की तरह ही है ये साइंटिफिक। हर चीज के साथ क्या जोड़ देते हैं कि ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। और ये ज्यादातर कौन जोड़ते हैं? आपने कभी किसी डॉक्टर को, एलोपैथिक डॉक्टर को कभी सोच ये बोलते हुए देखा कि ये साइंटिफिक है, कि ये पूरी तरह से रिसर्च किया हुआ है? सुना क्या? क्यों? क्यों नहीं सुना कभी आपने? नहीं, सबको पता है कि वो है ही साइंटिफिक है। बिना रिसर्च के वो दवाई बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। तो ये शब्द कौन इस्तेमाल करते हैं? जहां पर साइंस का नामो निशान नहीं हो, जहां पर साइंस का कोई लेना देना नहीं है, हर एक अपनी बात चिपकाने के लिए क्या करेगा? लोगों के दिमाग में जो है ना एक ये शब्द छोड़ देगा कि ये पूरी तरह से बिल्कुल साइंटिफिक है, मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर। यही बोलते हैं ना। उसको ये नहीं पता रिसर्च होती कैसे है, रिसर्च का क्या भी नहीं पता, कैसे रिसर्च की जाती है। कैसे रिसर्च की? 10 लोग आए, 20 लोग आए, 100 आ गए होंगे, ठीक है ना, उनको मैंने बताया, उनमें से 5 ठीक हो गए, 95 जो है ना अपने घर चले गए और मेरी रिसर्च पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना। अच्छा एक चीज बताइए मुझे,
आजकल अभी अभी जो है ना, मैं कभी भी कोई सेशन है ना, वैसे फैक्चुअल चीजें कोई देख लेता हूं, लेकिन प्रिपेयर नहीं करता कभी कोई सेशन। जो मेरे सामने आता है मैं उसी के हिसाब से जो है ना बात करता हूं। अभी अभी जो है ना एक सज्जन जो है ना, उन्होंने बताया मोटे अनाज के बारे में एक जिक्र किया, ठीक है। अब मेरे ध्यान में आया थोड़ा सा 2 मिनट इसके बारे में बताएं। एक फैशन सा चल गया अब कि जो मोटे अनाज है ना, और अब तो जो है ना वो डिक्लेयर भी हो गया, ये ईयर जो है ना मोटे अनाज का ईयर है, मिलेट्स का जो है ना वो है। अब एक फैशन सा चल गया पूरी तरह से, ठीक है। पता है क्या होता है, कुछ चीजें जो है ना साल 2 साल 3 साल है ना फैशन में चलती हैं, ठीक है ना, फिर वो फैशन से बाहर हो जाती हैं, और फिर एक नई चीज आ जाती है, फिर एक नई चीज आ जाती है, और हमारी हेल्थ वहीं की वहीं रहती है कि नहीं है? हम वैसे ही बीमार हैं, ऐसे ही दवाइयों का बिल बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही हॉस्पिटलों में जो है बेड नहीं मिल रहे। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ कितना बुरा हाल रहता है, और नए नए हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। पिछले लगभग अगर मैं देखूं 20 साल का अगर मैं टाइम देखूं, एक 20 साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुई, बाबा रामदेव ने एक मूवमेंट स्टार्ट की, ठीक है ना, योग और आयुर्वेद की। बहुत ही वंडरफुल जो है ना मूवमेंट थी 20 साल में। यानी कि बाबा रामदेव जो है ना लाखों करोड़ के आदमी बन गए, ठीक है ना, टर्नओवर। और उनके इस मूवमेंट के कारण हजारों नहीं लाखों जो लोगों को है, लाखों भी नहीं मैं कह सकता हूं करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलना शुरू हो गया, ठीक है ना। नहीं तो सही मैं बता रहा हूं, उस समय पर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलता था 2500 रुपए में। हमने खुद रखा हुआ है। कौन नौकरी देता था उनको? ज्यादातर क्योंकि उनकी पुड़िया लोग तो लेते नहीं थे, ठीक है ना। तो उनके कौन है? जो ये एलोपैथी वाले थे, जो एलोपैथिक जो हॉस्पिटल थे, जैसे हमारा हॉस्पिटल है एलोपैथी, ठीक है ना, तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर रखते थे। क्यों? क्योंकि असिस्टेंट की ही जरूरत होती थी। एलोपैथी वाले अगर बेसिक काम के लिए अगर रखेंगे तो वो ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी उनको, और ये 2-2 हजार में मिल जाते थे, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2005-10 की ये बात है, 2-3 हजार 4 हजार 5 हजार में ऐसे मिलते थे, ठीक है। ये हाल था उस टाइम पर। और योग तो जो है ना महलों में था या झोपड़ियों में था, योग तो था ही नहीं, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव ने जो है ना पिछले 20 साल में इतना पॉपुलर कर दिया इसको, इतना ज्यादा मतलब वो हो गया। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, दिल्ली में आज से 20-25 साल पहले कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल थे? मैं बाकी मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा, पहले मैं सिर्फ दिल्ली की ही बात करता हूं। कितने थे? अपोलो था, कहीं फोर्टिस था, मैक्स था। 25 साल कहां थे? नहीं थे। नहीं तो इलाज कहां होता था? सिर्फ एक एम्स था दिल्ली में, एम्स था, एक बत्रा हॉस्पिटल था, ठीक है ना, और कुछ सरकारी हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, जो मेडिकल कॉलेज, और उसके साथ हॉस्पिटल भी थे, जैसे जीबी पंत हो गया, यही थे ना। और आज आप देखो एक बार, फोर्टिस है, पूरे दिल्ली एनसीआर में देखो आप, मतलब अगर इनका अगर आप टर्नओवर देखोगे तो हजारों, किसी का 20,000 करोड़ एक हॉस्पिटल का टर्नओवर, किसी का 40,000 करोड़, किसी का 50,000 करोड़ टर्नओवर मिलेगा। इनकी 20 साल में एक बात बताइए मुझे, चेंज क्या आया? हम ये कहते हैं कि योग से सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। आप क्या मानते हैं, होती है कि ये नहीं होती है? क्या बहुत बड़ा जो है ना, ये एक योगी होकर मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। मैं क्या योग से सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं? 0, एक बीमारी ठीक नहीं होती। अगर होती तो ये हॉस्पिटल खोलने की जरूरत ना पड़ती। भाई आज रिक्शा से लेके महलों तक मेरे को ये बताइए, योग हर जगह है कि नहीं है? पहले योग कौन करता था मुझे बताइए? कोई हमारे जैसे जो योग से जुड़े हुए लोग थे वही करते थे। आम आदमी योग करता था क्या? आम आदमी कहीं योग नहीं करता था ना। और फिर आज देखिए आप, आज सही में
पहले मुझे आज भी याद है जब 2005 में मैंने जब इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, ठीक है ना, हमें समझाना पड़ता था योग होता क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता था कि योग है क्या। और आज सबको पता है, प्राणायाम होता है, ऐसे कपालभाति होता है, सबको पता है। बच्चे से लेके बड़े से बूढ़े तक सबको पता है, और कर भी रहे हैं लोग, ऑन ऑफ कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या बीमारियां ठीक हो रही हैं? पिछले 20 साल में मोटापा किस लेवल पे पहुंच गया? 5% भी नहीं था, आज 65% जो है ना मोटापा पहुंच गया है दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटीज में। स्ट्रेस किस लेवल पे पहुंच गया कि वो कहते हैं ना हैप्पीनेस इंडेक्स में हम पाकिस्तान, भूटान इनसे भी नीचे हैं। वो हमारे से ज्यादा खुश कंट्री है, ये कहते हैं हमारा 150 से पीछे नंबर आता है। कहां पहुंच गई? और हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहां पर अध्यात्म है, योग है, धर्म है, ये है, और हमारा हाल ये है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, मैं कुछ इसमें 1% भी डाउट है, ठीक है ना। नेचुरोपैथी नाम का प्राणी सुना था क्या आपने कोई? आज से 20 साल पहले कि नेचुरोपैथी, शायद 99% लोगों को तो पता भी नहीं था कि नेचुरोपैथी कोई चीज। चलो आयुर्वेद का तो फिर भी पता था, वैद्य जी होते थे, वो था, लेकिन नेचुरोपैथी का तो कोई नाम ही नहीं था कहीं भी। और एक प्राणी और होता है डाइटिशियन, हॉस्पिटल में भी नहीं थी। आज से अगर 20-25 साल पहले देखें तो एक आधे जो हॉस्पिटल है, एम्स वगैरह, इनमें होते थे, बाकी तो हॉस्पिटल में भी नहीं होती थी। है कि नहीं है? होता है कि? तो इस 20 साल में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि आदमी इतनी उसके अंदर नॉलेज आ गई, अवेयरनेस आ गई, इतनी उसके पास साधन अवेलेबल हैं, और फिर भी जो है ना स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, वेट भी बढ़ता जा रहा है, और आदमी इतना असहाय महसूस कर रहा है कि करे तो क्या करे। क्या कारण लगता है आपको? हैं? अरे खाना पीना तो पहले तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, आप तो बहुत ध्यान देते हैं। एक तो अगर सही मायने में आप परफेक्टली हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा, ठेकेदारों से बचना होगा। आपके चारों तरफ में बहुत ठेकेदार हैं जिनको मकसद है अपनी दुकान चलाने का। क्या मकसद है भाई? सीधी सी बात है, ठेकेदार है तो ठेका ही लेना है ना। किसका? किसी ने नेचुरोपैथी का ठेका लिया हुआ है कि मैं नेचुरोपैथी को पता नहीं कहां पहुंचा दूंगा, मैं पूरे दुनिया में नेचुरोपैथी को फैला दूंगा, ठीक है। उसका आपका ठेका नहीं लिया उसने। किसका ठेका लिया है? नेचुरोपैथी का ठेका लिया है, यानी कि अपना काम चलाने का। किसी ने आयुर्वेद का ठेका लिया हुआ है, पर एक पैथी ऐसी है जिसने कोई ठेका नहीं लिया। कौन सी? एलोपैथी, जिसने कोई ठेका नहीं लिया। सीधी सी बात है, तेरे को प्रॉब्लम ये है भाई, मैंने ये चीज सीखी है, मैं ये तेरे को दे रहा हूं। उसको कोई आगे नहीं फैलाना, उसको कोई आगे उसको नहीं बढ़ाना, अपना काम चलाना है, ठीक है ना। बेस्ट से बेस्ट उसके पास जो दवाई पॉसिबल है वो देगा। इसीलिए हर आदमी क्या है, उसको पता है इसके साइड इफेक्ट हैं, तब भी उसी के पास जाएगा, उसके पास जाएगा। उसको वहां जाते हुए डर नहीं लगेगा, वहां जाते हुए डर नहीं लगेगा। उसको पता है कि उसकी ये प्रॉब्लम अभी है, अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको पता है ये डॉक्टर जो है ना मेरे को अभी आराम दे देगा। अगर मेरे यहां एक गांठ हो गई है तो ये मेरा गांठ निकाल देगा अभी, है कि नहीं है? ठीक है, उसको कभी भी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो अपने आप चलती है। उसको माउथ टू माउथ जो है ना कंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये जो हाँ, पहले ऑपरेशन करने से पहले गारंटी ले लेते हैं, भाई तू इस टेबल के ऊपर मर गया ना तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, ठीक है ना। और हम देते हैं लिख के, ठीक है ना। देखो ये भरोसा किससे आता है? ये भरोसा आता है एक रिसर्च से, साइंस से, और उससे, क्योंकि आदमी को पता है कि अब और कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकता है।
लेकिन ये चीज जो है ना बाकी चीजों में, चाहे वो नेचुरोपैथी हो चाहे उसमें है, उसमें क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो साइंस है, एलोपैथी की जो साइंस है, इसके लिए एक सिस्टम है जहां पर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। उस एजुकेशन लेने को, उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी, और रिसर्च करने के बाद जानवर के ऊपर रिसर्च, फिर इंसान के ऊपर रिसर्च, और मतलब एक मेडिसिन बनने में 14 साल का टाइम लगता है मिनिमम। ऐसे नहीं है कि एक बुखार की गोली बन गई, ले भाई मैंने दे दी 4 लोगों को और हो गया एक्सपेरिमेंट, गिनी पिग बना दिया, ऐसे ही ऐसे नहीं होता है। बहुत टाइम लगता है एक पेटेंट हासिल करने के लिए, इसीलिए वो चलती है, इसीलिए भरोसा पैदा होता है। लेकिन यहां क्या होता है, यहां तो जो मर्जी आए, जिसकी मर्जी आए, कुछ भी उठा के दे देगा, ठीक है ना, बोलेगा भाई मैंने पूरी रिसर्च कर ली, दूध नहीं पीना चाहिए। सारी बीमारियों की जड़ दूध ही है। मैंने रिसर्च की है। कैसे रिसर्च की भाई तूने? क्या डेटा है तेरे के पास? कितने, बहुत सारे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं ना। रिसर्च का, साइंस का कोई प्रोसेस होता है। ऐसे रिसर्च नहीं बोल सकते कि मैंने 10 लोगों को बोल दिया, या मैं कहता हूं 1000 लोगों को भी मैंने ये बोल दिया कि भाई दूध जो है ना आप पी के देखो, मैंने डेटा इकट्ठा कर लिया, उससे नहीं पता चलता। उसके लिए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। दूसरी डाइट बंद करके भी देखना पड़ता है, उनको कोई तरीके के एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तब जाके जो है ना पता चलेगा कि दूध सुटेबल है कि नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इसीलिए जो है ना आज का जो है ना मैंने सत्संग का टॉपिक लिया है दूध, ठीक है ना। तो मैं एक सजेशन आपको दूंगा, सबसे पहले कोई भी ठेकेदार यूं कहे ना, चाहे वो नेचुरोपैथी का हो, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, यूं कहे कि तू ये ले ले, ठीक है ना, और ये परमानेंटली सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे तू एक डाइट फॉलो करना शुरू कर, ये डाइट बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक्चुअल में रिसर्च की है, क्योंकि बेसिकली आई एम ए साइंटिस्ट। तो मैं तो उसी के हिसाब से चीजों को सोचूंगा, उसी के हिसाब से काम करूंगा, मेरा तो काम है वो, ठीक है। तो अगर उस बेस के ऊपर देखूं मैं, ठीक है ना। अच्छा आप एक चीज बताइए, क्या ये मानते हैं कि दूध एक कंप्लीट फूड है? हाँ जी, अच्छा पहले चलो ये तो मान ले, पहले ये तो सुन ले, मैं कुछ चीजें आपके लिए लिख के भी ले आया हूं मैं। दूध होता क्या है पहले तो ये बताइए, दूध क्या होता है? बताओ तो, दूध क्या होता है? दूध है क्या? देखो इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन है, जो अप्रूव्ड ऑल साइंस की जो कम्युनिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने जो दूध की जो डेफिनेशन दी है वो सुनिए आप। मिल्क इज द लिक्विड सीक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स विद broad components consisting of a mixture of water, fat, proteins, lactose, minerals and vitamins as the nutrients। ये एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो पीस के जो है ना पानी मिला के दूध बना देंगे, दैट्स नॉट ए मिल्क। इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। कि दूध किसको बोलते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। दूध किसको बोलते हैं? मिल्क इज द लिक्विड, यानी कि दूध एक ऐसा तरल पदार्थ है, एक लिक्विड है, सीक्रेटेड बाय द मेमरी ग्लैंड्स, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर स्तन होते हैं, यानी कि मैमल्स के अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि, ठीक है ना। उस ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है, जो उससे जो रस निकलता है, ठीक है, जिसके अंदर पानी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, लैक्टोज, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? दूध बोलते हैं। ये इस डेफिनेशन को हम क्या है, मिल्क की कैटेगरी में लेते हैं, यही दूध है। इसके अलावा सोया मिल्क कोई मिल्क नहीं होता है, क्योंकि वो किसी की मेमरी ग्लैंड से, किसी भी जानवर की मेमरी ग्लैंड से नहीं आया है, या तिल का या कोकोनट का, ठीक है ना, ये कोई भी मिल्क नहीं हो सकता। क्योंकि मिल्क होने के लिए, ठीक है ना, इस कैटेगरी में आना
जरूरी है। विदाउट सिक्रेशन ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स कोई दूध नहीं होता है। यह समझ में आ गया। दूसरी बात, जितने भी जानवर हैं उनका इनिशियल जो फूड है, जब इस धरती पर वो आते हैं, भाई जब मां के गर्भ में रहते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर उसके खून से वो सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। जो उसकी प्लेसेंटा से जो अटैच्ड रहते हैं, उसके खून के माध्यम से जितना भी न्यूट्रिशन उनको चाहिए, सारा न्यूट्रिशन उनको चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रिशन किससे मिलता है? मां जो खाती है उसके ब्लड में जो जाता है उसके माध्यम से उनको मिलता है। लेकिन जब वो बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद उनका जो पहला फूड है वो क्या होता है? क्या होता है? दूध होता है, ठीक है ना। और दूध ही एक ऐसा पदार्थ है, दूध ही एक ऐसा पदार्थ है जो कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा है उसको। भाई पहले तो उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे ब्लड में सारा न्यूट्रिशन होता है। हमें अगर कैल्शियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए या ग्लूकोज चाहिए, जितनी भी चीजें हमारे ब्लड में ही तो होती है ना। ब्लड से हमारी बॉडी की हर एक सेल को मिलती हैं। तो वो सारी चीजें मां के गर्भ में जब वो होता है उसको ब्लड से मिल रही थी। अब वो बाहर आ गया, अब किससे मिलेंगे मुझे बताओ? मां के दूध से मिलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? मां का दूध जो है इक्विवेलेंट टू ब्लड है, यानी कि जिस हमारे खून में जैसे सारे न्यूट्रिशन है, तो इसका मतलब दूध में भी क्या है? सारे न्यूट्रिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में नोट कर लें इसको। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो दूध के अंदर अवेलेबल हैं। इसीलिए दूध को क्या माना गया है? एक कंप्लीट फूड माना गया है। क्या माना गया है? कंप्लीट फूड है। यानी कि दूध अगर अकेला आदमी ले रहा है तो और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसी से उसको मिल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छी से, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरे चार में किसी को कोई भी डाउट नहीं है कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, कि मिल्क हमें सब कुछ वो देता है जो हमें चाहिए। हाँ जी, सीट ले लो। आ गया समझ में? तो मिल्क क्या है? कंप्लीट फूड है। अच्छा, मिल्क हमें एनर्जी देता है, ग्रोथ देता है, विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, जो चाहिए बॉडी को सब कुछ देता है ये। तो क्या ऐसा फूड हमें छोड़ना चाहिए? है जी, ऐसा फूड तो रोज लेना चाहिए, क्योंकि जो एक ऐसी चीज है कि अकेला अगर 1 2 4 5 गिलास पी के हमारा इससे से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, तो फिर इससे तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। फिर सवाल दूसरा आता है कि क्या एक जानवर का दूध दूसरे जानवर के दूध में कोई फर्क होता है? है जी, एक जानवर के दूध में और दूसरे जानवर के दूध में फर्क होता है? कोई बहुत मोटे तौर पे फर्क नहीं होता। फर्क किस बात का मिलेगा? किसी में फैट कम होगा, किसी में फैट ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन की मात्रा कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। यही तो डिफरेंस मिलेगा ना। इससे ज़्यादा किसी में मिनरल्स, विटामिन से, इनमें जो है ना उनकी मात्रा का जो है ना डिफरेंस आ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि मिलेंगे ये सारे न्यूट्रिएंट्स दूध के अंदर। है कि नहीं है? ठीक है। तो अब जब दूध का जो है ना अगर देखें तो इसमें अगर साइंटिफिक रूप से अगर हम देखते हैं कि दूध के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एक प्रोटीन वो होता है 85%। अगर हम माँ के दूध के रूप में देखें या हम गाय का, भैंस का दूध जो लेते हैं, इनमें लगभग 80 to 85% होता है पानी, ठीक है ना। और बाकी जो है ना फैट जो होता है वो 3% से लेके 7% तक होता है। जैसे भैंस के दूध में अगर देखें तो 6-7% फैट होता है, अगर गाय के दूध में देखें तो 3-4% होता है फैट, ठीक है। तो ये अलग अलग जानवर का अलग अलग वो होता है, ठीक है। फिर होता है इसके बाद
फैट क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, तो वो वेरिएशन 5%, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 10% है, ऐसे क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसमें कुछ मुख्य जो प्रोटीन है, जैसे केसिन एक प्रोटीन है, जो कि सारे प्रोटीन में अगर देखें तो 80% ये जो है ना केसिन प्रोटीन होता है। एक वे प्रोटीन होता है, आपने सुना होगा जब चीज वगैरह बनाते हैं तो उसके बाद जो बच जाता है वो वे प्रोटीन होता है। और आजकल जो है ना उसको सबसे बहुत महंगा आता है, ठीक है ना, मसल्स बिल्डिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो चीज़ होती है दूध के अंदर, एक होता है लैक्टोज, जो मेन जो चीज़ होती है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है जानना। लैक्टोज क्या है? बेसिकली दूध के अंदर जो शुगर है, भाई एक हो गया प्रोटीन हो गया, एक फैट हो गया, वाटर हो गया, लेकिन एक शुगर होती है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टोज, जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज इन दोनों से मिलकर बनती है। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतने से पार्ट में है, कुछ लोगों को इतने से पार्ट में प्रॉब्लम है। वो कैसे है, क्या है, वो हम एक बार बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बस और कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। दूध में यही होते हैं, पानी, फैट, प्रोटीन्स, सारे विटामिन्स, विटामिन सी को छोड़ के, ठीक है ना, वो ना के बराबर मात्रा में है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, दूध ना पीने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं आप सोच नहीं सकते। विटामिन ए, डी, ई के जितने भी 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक फैट सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल विटामिन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? दूध में बहुत पाए जाते हैं। दूसरा, इवन तो कुछ विटामिन बी और सी जो वाटर सोल्यूबल हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में, जैसे B12 है। अगर वेजिटेरियन है और आपने जो है ना दूध भी बंद कर दिया तो B12, आपको पता है जितने वेजिटेरियन है सबको 99.9% B12 की कमी है। क्यों? दूध तो पीते ही नहीं है। दूध तो अपने आप, एक तो देखो जो नेचुरोपैथी के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो छुड़वा देते हैं, लेकिन आम तौर पे भी जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, दूध पीना धीरे धीरे बंद कर ही देते हैं, वैसे ही बंद कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो अब तक देखा है लगभग 50-60% लोग मैंने ऐसे देखे होंगे जो बिना किसी कारण के दूध पीते ही नहीं है। बड़े होने के बाद उनको गैस्ट्रिक एसिडिटी कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर इसको दूध तो पीते नहीं, फिर क्यों हो रही है? इसको समझना बहुत जरूरी है ये सारी चीजों को, ठीक है। तो दूध एक कंप्लीट फूड है, दूध की हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब आप एक चीज समझिए, दूध कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से समझिए कि एक गाय और भैंस का दूध है हम नॉर्मली पीते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मेल और वो जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो इजीली डाइजेस्टिबल है और हमारे जो है ना माँ के दूध के लगभग इक्विवेलेंट है। वो उसमें ज़्यादा जो उसके न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू है ना वो इक्विवेलेंट है और टेस्ट में भी वैसा ही है, तो कोई बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा। अगर मान लो आपको बोल दें ऊँटनी का दूध पीने के लिए तो क्या होगा? आप पी ही नहीं पाएंगे, उसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है कि बेहोश हो जाएंगे, तो वो नहीं पी पाएंगे। बकरी का दूध आप पी सकते हैं क्योंकि वो भी लगभग इक्वल उसका है। तो जिसकी प्रॉपर्टीज इक्वल होंगी, जिसमें बड़ा डिफरेंस इन न्यूट्रिएंट्स में ना हो, तो इसलिए वो पिया जा सकता है। आगे समझ में बात, ठीक है ना। तो दूध में जो सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप ये समझने की कोशिश करिए दूध हमारे लिए कितना जरूरी है कि एक गाय का, भैंस का जो बच्चा है, ठीक है ना, अब आप वो जब पैदा होता है तो कितना वजन होता होगा उसका, कितना छोटा होता होगा? हार्डली 15-20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इतना ही होगा ना। अब सोचिए एक हफ्ते के अंदर उसका दूध पी के, ठीक है, 40 किलो तक का हो जाता है। आप सोचिए वो फूड कितना जो है ना फायदेमंद है। अगर हम पिएंगे तो हमारी जो एनर्जी, ग्रोथ और वो कितनी ज्यादा मिलेगी उससे, है कि नहीं है? ठीक है। फिर लोग बोलते हैं कि कुछ रिलीजियस और उसके कारण बताते हैं कि दूध जो है के ऊपर किसका हक है? बछड़े का हक है, यही बोलते हैं ना, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं उसको दूध कितनी चाहिए, कितना दूध चाहिए होता है?
बछड़े को कितना दूध चाहिए होता है उसको? है जी, 10% ऑफ द बॉडी वेट। अगर बछड़े का वेट 40 किलो है तो 10% कितना है? सिर्फ 10% उसको दूध चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और 40 किलो का होने में तो टाइम लगता है, ठीक है। और आज दूध कितना देती है गाय भैंस? 20, 25, 30, 40 किलो वाली हैं। अब एक चीज़ बताइए, हार्डली 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो दूध पिएगा वो, ठीक है। जब स्टार्टिंग में अगर देखें तो 14-15 किलो का वो होता है, 1-1.5 किलो दूध चाहिए। बाकी दूध का क्या होगा? बाकी दूध का क्या होगा? अगर दूध नहीं निकालेंगे तो वो गाय भैंस मर जाएगी। अगर दूध नहीं निकला ना तो अंदर ही जो है ना, वो जो है ना धीरे धीरे दूध इतना बढ़ जाएगा और उसको क्रिस्टलाइज होके अंदर जमना शुरू हो जाएगा और उसके जो है ना थन फट जाएंगे और वो डेथ निश्चित है उसकी, अगर दूध नहीं निकाला गया तो। गाय वो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने उनको, मैं अभी मैं देख रहा था दुनिया में क्या हो रहा है कि भाई चलो दूध पे एक सेशन लेना है मेरे को, तो 2-4 वीडियो देखूं हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखो, एक आदमी नेचुरोपैथी, वही बोलते हैं ऐसी बातें, नेचुरोपैथी से जुड़ा हुआ आदमी, ठीक है ना, वो बोला दूध तो जो है ना बिल्कुल एकदम क्या है, जहर है, ठीक है ना, सारी बीमारियां दूध से ही पैदा हो रही हैं। और वो कह रहा है कि हम चोर हैं, हम गाय का भैंस का जो है ना उसके बच्चे का दूध चुरा रहे हैं। अरे चुरा नहीं रहे, उस गाय भैंस को हम जीवन दे रहे हैं। अगर हम उसका दूध नहीं लेंगे तो वो मरे। अच्छा, आपने देखा है कभी भी जानवर छोटे देखे हैं? जब जिस दिन गाय भैंस का बच्चा अगर थोड़ा सा दूध ज्यादा पी लेता है तो क्या होता है? दस्त लग जाते हैं और अगले तो है ना कुछ दिन के लिए पीना बिंद खुद ही बंद कर देता है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा ज्यादा, अगर वो भैंस गाय अगर 40 किलो दूध दे रही है और उस बछड़े ने पी लिया, इमीडिएटली डेथ हो जाएगी उसके बच्चे की। तो हम चुरा नहीं रहे हैं, हम उसको जीवन दे रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो एक इसके साथ एक स्पिरिचुअल एंगल जो जोड़ते हैं ना, बिल्कुल एकदम गलत एंगल है। साइंटिफिकली जो है ना ये पॉसिबल ही नहीं है। ये आई समझ में बात, ठीक है ना। दूसरी बात, दूध का कोई भी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। कोई धरती के ऊपर ऐसा सिंगल फूड नहीं है। कोई भी फूड आप उठा के देख लो, कोई फ्रूट उठा के देख लो, कोई सब्जी उठा के देख लो, ठीक है ना तो आज तक साइंस ने कोई ऐसा पदार्थ बनाया है, कोशिश चल रही है कि दूध को रेप्लिकेट कर सके, कोशिश चल रही है। ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं हो रही है, दुनिया में बहुत रिसर्च हो रही है कि ऐसा पदार्थ बनाए जो बिल्कुल दूध के जैसा हो, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, चाहे वो सोया मिल्क हो, चाहे तिल का दूध हो या कोई और हो, वो दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता, उसके इक्विवेलेंट है ही नहीं, क्योंकि ये एक एनिमल प्रोडक्ट है जो मेमोरी ग्लैंड से आता है। आगे समझ में, तो उसको वो जो पदार्थ है, क्योंकि वो डिपेंड करता है धरती में से, मान लो जैसे तिल है, तिल में मेजरली क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है ना। तो दूध में अकेला कैल्शियम नहीं होता है। दूध ही एक ऐसा चीज है कि दूध अगर हमने पी लिया तो उसके लिए कुछ भी और लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कुछ भी लेने की। अकेला फूड है जो सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर सकता है। तो इस डिस्कशन से आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस पक्ष में हूं। दूध पीना चाहिए और 100% पीना चाहिए। और दूध क्या है, अमृत है। क्या है, जहर नहीं है। क्या है, अमृत है दूध। जहर कुछ लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है वो भी मैं बताऊंगा। मैं आगे समझ में बात, ठीक है ना। दूसरी बात, दूध जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कुछ लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूध, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या होता है ये लैक्टोज इंटॉलरेंस? लैक्टोज मैंने बताया एक शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है,
जो दो चीजों से मिलके बनता है, एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज, ठीक है ना, ग्लैक्टोज, ठीक है ना, इन दो से मिलता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसको लैक्टेज बोल देते हैं, ठीक है ना, या ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। बच्चों में ये सबसे ज्यादा होता है। ये 3 से लेके 5 साल की एज में धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती जाती है, इस एंजाइम की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। और 5 साल के बाद काफी मात्रा में यह कम हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज बताइए मुझे, जब बच्चा 1 साल का होता है, जितना सिर्फ वो दूध पे ही डिपेंड होता है, मोस्टली 6 महीने का तो स्टार्टिंग में दूध पे ही डिपेंड होता है, क्या वो इतना सारे दिन दूध ही पीता है क्या उसके बाद? तो इसका मतलब हमें ज्यादा लैक्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाद में, ठीक है। 5 साल के बाद तो सारे दूध पीना जो है ना ऑटोमेटिकली बहुत कम कर देते हैं, तो इतनी लैक्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 10% तक, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 60% तक इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी 10% की मात्रा भी बची है ना आपके अंदर लैक्टेज की, तो भी एक एडल्ट को, ठीक है ना, उससे दूध के लिए जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है कि अगर मान लो किसी के अंदर उसकी मात्रा इतनी कम हो गई या है ही नहीं, मान लो लैक्टेज एंजाइम उसके अंदर ये एंजाइम ही नहीं है जिसको दूध को क्या करना है, दूध के इस बाकी चीजें डाइजेस्ट हो जाएंगी, प्रोटीन वाला पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, फैट वाला पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, विटामिन वगैरह ये सब डाइजेस्ट हो जाएंगे। दिक्कत सिर्फ एक ही चीज में आ रही है दूध में, किसमें, लैक्टोज में। इसी को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। इस एक चीज के ऊपर, ठीक है ना, हम दूध पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हम तरीके नहीं ढूंढते कि कैसे ले सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, हमारे दूध पीने का जो तरीका है ना वही गलत है, प्रॉब्लम उसकी वजह से है। अच्छा, दूध ज्यादातर दूध लोग आजकल दूध कैसे पीते हैं, एडल्ट या बच्चे भी बाद में एक सर्टेन एज के बाद, स्टार्टिंग में तो अकेला दूध पीते हैं, ठीक है ना, बाद में कैसे पीते हैं दूध, रस ले लेंगे, रोटी ले लेंगे, या खाने या चाय पिएंगे, उसमें भी दूध होता है, ठीक है, ऐसे ही तो पीते हैं ना। बस इसी के कारण सारी प्रॉब्लम की जड़ है। दूध कभी भी किसी, इवन दो शुगर भी दूध में ऐड नहीं हो सकती, रिफाइंड जो शुगर होती है ना वो भी दूध में ऐड नहीं हो सकती। दूध में कुछ चीजें जो हैं जो ऐड की जा सकती है वही ऐड हो सकती हैं, अगर बाकी कोई चीज अगर दूध में आप ऐड करोगे ना, बस प्रॉब्लम आनी आनी है और बीमारियां वहीं से पैदा होती हैं। दूध ना लेने से कितनी बीमारियां पैदा होती हैं आप पागल हो जाओगे वो सुन सुन के। सबसे पहले दूध ना लेने से हड्डियां कमजोर, और जिस बच्चे ने बचपन में दूध नहीं पिया ना वो तो शायद 40 साल की उम्र पकड़ना भी मुश्किल ही होता है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, बचपन में एट द 7 साल की एज तक बच्चे को डेली कितना दूध देना चाहिए है जी, 2 से 3 किलो 2 से 3 किलो दूध देना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उस टाइम पर उसका जो है ना पीक होता है। 5 साल के एज तक तो उसका जो है ना, चाहे वो लैक्टोज और सब कुछ जो है ना उसको वो करता। मेरे बच्चे पीते हैं भाई, हमारे घर में चाय नहीं बनती, कुछ और कुछ होता नहीं है, सिर्फ दूध आता है, ठीक है ना। और मैं रात को लेता हूँ एक गिलास, ठीक है ना, मैडम भी रात को लेती है 1 गिलास, बाकी जो है ना बच्चे जो है ना, अब बड़ा जो है ना थोड़ा सा उसने वो कम लेता है दूध, ठीक है ना, 2 गिलास 3 गिलास लेता है। बाकी जो छोटा है, ठीक है ना, वो 12 साल का है और कम से कम 2-2.5 किलो दूध तो उसी को चाहिए होता है डेली, कम से कम इतना जरूरी है भाई। अब आप उसकी हड्डियां देखोगे, आप उसके पतला सा है बिल्कुल, और लेकिन उसकी हड्डियों की जान देखोगे आप, इन्हें उसके बहुत अच्छी जान है उसके हड्डियों में। मेरा दोस्त है, इंजीनियर है, आपका ये जो एयरटेल वोडाफोन के जितने फ़ोन चलते हैं ना, ठीक है ना, सब वही चलाता है। नोकिया में जो है ना काफ़ी टॉप पोस्ट पे है। उसका जो बच्चे हैं ना अभी तो बड़े भी हो गए हैं, उसके घर में 6 किलो दूध आता है। वो खुद भी
1-1.5 किलो दूध डेली पीता है, उनके बच्चे 2-3 किलो दूध पीते हैं दोनों, जबकि एक तो ना 12th में है, एक 10th में है, 12th भी कर चुका। भाई दूध पीने का तरीका नहीं है आपको, आप करें। हम जो दूध पीते हैं अकेला पीना होता है दूध। खाते क्या है गांव में? कौन बादाम खाता है, कौन काजू खाता है, कौन अखरोट खाता है, कौन जो है ना आपकी ये 10 तरह की सब्जियां खाते हैं, कौन स्प्राउट खाता है गांव में? बताना मेरे को, क्या खाते हैं गांव में? रोटी, ज्यादा से ज्यादा कोई घिया तोरी जो घर में ही उगा लेते हैं वो सब्जी, और दूध और दाल रोटी, यही खाते हैं ना। तब भी वो देखो कितने हट्टे कट्टे और कितने वो रहते हैं स्ट्रोंग। कौन करता है उनको स्ट्रोंग? ये दूध ही करता है स्ट्रोंग उनको। बचपन में जो दूध पिया जाता है ना, अगर बचपन में अगर किसी बच्चे ने 2 से 3 किलो डेली दूध पी लिया तो यूं समझ लीजिए वो इतनी उसकी हड्डियां स्ट्रोंग हो जाएंगी। भाई आज हमारे जो है ना दांत या हड्डियां, किसी को तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई कभी। और आज देख लो आप, इतने डेंटल पैदा हो गए हैं कि एक कॉलोनी में 4-4 डेंटल मिल जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि बच्चों के दांत ही खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि दांतों को जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है भाई। सप्लीमेंट से आप, ये पंखा चला लो भाई, सप्लीमेंट से आप पूरा नहीं कर सकते। वहां से बंद कर दिया लग रहा है तुमने। सप्लीमेंट से आप पूरा नहीं कर सकते किसी भी इसको चीज को। दूध को रिप्लेस नहीं कर सकते कि आप कैल्शियम ले लोगे, वो ले लोगे तो ये पूरा हो जाएगा। पूरा नहीं हो सकता भाई। तो पहली चीज, दूध से जो बीमारियां पैदा हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा कारण है उसके रॉन्ग मेथड दूध के लेने के। कौन कौन से रॉन्ग मेथड है, गलत मेथड क्या है दूध का? पहला मेथड है दूध के साथ नमक लेना। आपको पता है सबसे ज्यादा स्किन जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो उसी की वजह से हो रही है। आज इतनी बढ़ गई है स्किन प्रॉब्लम, मतलब 2 डॉक्टर आपको इतने ज्यादा मिलेंगे आज के दिन, एक दांतों का और एक स्किन का। ये स्किन की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? दूध के साथ नमक। कैसे नमक लिया आपने? सैंडविच लिया, उसमें क्या था? सॉल्ट। आपने उसके साथ दूध ले लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको मतलब हर एक बंदे को प्रॉब्लम हो जाएगी। सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है, तो हो सकता है कोई बच भी जाए, लेकिन मेजॉरिटी को यह प्रॉब्लम होती जा रही है। दूध के साथ नमक कभी भी किसी भी हाल में नहीं लेना। दूध के साथ फ्रूट बिल्कुल नहीं लेना। सिर्फ 2 फ्रूट है दूध के साथ जो चल जाते हैं, केला और मैंगो। तो मैंगो शेक और बनाना शेक। लेकिन अगर आपने उसमें शुगर डाल दी तो वो गड़बड़ हो गया। ठीक है ना? और जिनको, ये किसको लेना चाहिए? जिनको वेट बढ़ाना है मैंगो शेक। और वो किसके है? जिनको वेट बढ़ाना है ना, रात को रोज जो है ना बनाना शेक और मैंगो शेक लेना शुरू कर दो, वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये उनके लिए है सिर्फ, और कोई भी फ्रूट नहीं चलता। हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से आंवला दूध के साथ चलता है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज है जो खट्टी जो दूध के साथ चलती है, आंवला। बिल्कुल भी नहीं, मैं कह रहा हूं ना एप्पल ना कोई सब्जी दूध के साथ नहीं चल सकती। खाने के साथ जो रोटी है, इनके साथ चावल है, रोटी, इनके साथ दूध नहीं चल सकता। दूध एक कंप्लीट फूड है। और दूध हमेशा क्या करना चाहिए? अकेला लेना चाहिए। और दूध कभी भी चीनी भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर अपनी शुगर होती है, लैक्टोज। वो तो कभी कभी खाई जाती है ना, बॉडी की इतनी जो कोई शहद भी नहीं, मैं कह रहा हूं मिश्र भी नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी मीठा, सिर्फ अगर एक मीठा अगर आप डालना चाहें तो खांड डाल सकते हैं, वो चल सकती है दूध में। शक्कर चल सकती है, गुड़ नहीं चल सकता, शक्कर चल सकती है, पीली वाली शक्कर या खांड, ये दोनों चल जाती हैं दूध में। और ये तो हम दवाई के रूप में भी देते हैं लोगों को, वो बताऊंगा मैं अभी। है हाँ, हल्दी डाल सकती है। हल्दी तो दूध में बहुत अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि जो हल्दी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो फैट सोल्यूबल हैं। ठीक है, हल्दी पानी में काम नहीं करती, तेल में, घी में, दूध में, इनमें काम करती है हल्दी। ठीक है, हल्दी को पानी में घोल के लोगे कोई फायदा नहीं मिलता ज़्यादा,
लेकिन आप अगर उसको पका के लोगे, जैसे सब्जी में अच्छी तरह से जैसे छोंक के लिए पकाते हैं, वो बहुत अच्छी रहती है हल्दी, क्योंकि हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो किससे आती हैं, वो फैट सोल्यूबल हैं, ठीक है, तो उससे मिलती हैं। तो दूध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके जो विरुद्ध आहार हैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं लेना, और बेस्ट है कि दूध हमेशा क्या लेना है, अकेला लेना है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है दूध में, वो होती है ठंडा दूध। जहर से कम नहीं है कोल्ड कॉफी, ऐसा जहर है कि अगर आप उसका सही में नुकसान देखना चाहते हैं ना, डेली सुबह शाम कोल्ड कॉफी पीना शुरू कर दो, आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि आपको कितना बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा। बहुत बड़ा जहर है भाई। ऐसे ही बाल थोड़ी जड़ रहे हैं, ऐसे ही बाल जो है समय से पहले व्हाइट हो रहे हैं, ऐसे ही जो है ना स्किन की प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, ऐसे ही दांत कमजोर थोड़ी हो रहे हैं। फ्रीज कर रखा हुआ बर्फ डाला हुआ जो दूध है ना, इससे बड़ा कोई पॉइजन नहीं है। और उबलता हुआ दूध वो भी पॉइजन है। दूध हमेशा क्या होना चाहिए, रूम टेम्परेचर या ज्यादा से ज्यादा जो है ना आराम से जो पिया जा सके, वार्म मिल्क वो बेस्ट होता है, वो होना चाहिए वार्म मिल्क। लुकवार्म जो है ना होता है वो सबसे बढ़िया होता है। और दूध हमेशा उबाल के लेना चाहिए, उबला हुआ दूध लेना चाहिए। क्यों? देखो कच्चा दूध क्या लिया जा, कौन ले सकता है कच्चा दूध? जब दूध निकाला जाता है ना, विद इन 10 मिनट्स, अगर आपने जैसे ही भैंस गाय का दूध निकाला और वहीं जो है ना आपने ग्लास से डाला उसी टाइम पर और आपने पी लिया, वो दूध तो बिल्कुल अमृत है, पिया जा सकता है। लेकिन अगर 10 मिनट से ऊपर आपने रख दिया, बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो वो दूध उबालने की जरूरत पड़ती है। ये जो आप मदर डेयरी वगैरह लेके, सेम यही है, जब भी दूध ये लेंगे आपको गर्म उबालना ही पड़ेगा, गर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है ना आने शुरू हो जाते हैं, पास्चुराइड हो जाता है, खत्म हो गया पास्चुराइड, उसका कोई असर नहीं होता। बैक्टीरिया तो हर जगह अवेलेबल है, पास्चुराइज तो उस टाइम पर जो है उसको किया था ना, अब उसके बाद फिर से आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए उसको ठंडा दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। और चिल्ड जो दूध लेते हैं बर्फ डाल के फ्रीज में रख के, वो कभी भी नहीं पीना चाहिए। शुरू में आपको ठंडक दे देगा थोड़ा सा एसिडिटी में। अभी आपने दूध लिया, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। दूध को डाइजेस्ट होने में, आपको पता है पेट से आंतों में जाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। बिल्कुल जैसे आप इसको ये समझें कि आपने रोटी खाई है, जो दूध लिया है ना, आप ये मान के चलें कि आपने एक मील ले लिया पूरा, ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा डाइजेशन में। आई समझ में बात? तो दूध अकेला लेना है, दूध के साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना किसी भी हाल में। सिर्फ खांड, पीली वाली शक्कर वो डाल सकते हैं। अच्छा, दूध का बेस्ट टाइम कौन सा है लेने का? सबसे बढ़िया जो बेस्ट जो टाइम है एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर लैक्टोज की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि वो फुल्ली वो होता है। लेकिन एडल्ट्स के लिए जो दूध सबसे सर्वोत्तम जो टाइम है ना, सोने से पहले, वो सबसे बढ़िया टाइम है। और अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाह रहा है तो सुबह और शाम को ले। दोपहर में क्या लेना चाहिए? दही और छाछ, ये सबसे बढ़िया है। दही और छाछ का समय दोपहर में है। अच्छा, खास बात बताता हूं मैं आपको, दही और छाछ आप खाने के साथ ले सकते हो, दूध नहीं ले सकते, लेकिन दही और छाछ खाने के साथ लिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा ना के बराबर होती है। और वो उसके साथ, क्योंकि पता है क्या होता है, छाछ में ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली चीज क्या है उसमें? पानी। खाने के साथ क्या बोला गया है? पानी नहीं लेना, ठीक है ना। तो फिर छाछ ले रहे हैं, उसमें तो मैक्सिमम पानी है, तो फिर वो कैसे लेंगे? छाछ मैं कहता हूं चाहे 2 गिलास पियो, कोई दिक्कत नहीं है, है? क्योंकि पानी जो है ना, पानी उसका एक गुण है कि उसका कोई गुण ही नहीं है। यानी कि जिसके साथ मिक्स करोगे ना, पानी पूरी तरह से उसी के गुण में ढल जाता है, जिसमें मिक्स करोगे उसी का हो जाता है वो। इसलिए जो दही में से जो छाछ बनती है और होती है, वो उसी का गुण ले लेता है। वो अब वो पानी नहीं है,
अब वो पूरा डाइजेशन होगा। अच्छा, दूसरा, दूध पीने का सही तरीका क्या है कि दूध हमेशा कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। दूध हमेशा क्या करना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। और दूध जब बैठ के पिए, ठीक है ना, घूट घूट करके पीना चाहिए, मुंह में थोड़ा घुमाना चाहिए उसको, और फिर दूध को अंदर जाने देना चाहिए ताकि स्लाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। स्लाइवा मिक्स होने से क्या होगा, उसका डाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो दूध को हमेशा ये करना चाहिए।